वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत ब्रिटिश नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि उनकी जो भू राजस्व नीतियाँ थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और ज़मींदारी प्रथा के बारे में पढ़ा, जिस तीनों प्रथाओं से वे टैक्स वसूलते थे। अब हम लोग देखते हैं प्रशासनिक नीतियों के बारे में कि जो अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीति थी वो किस प्रकार की थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था व्यापार के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि व्यापार के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। प्रशासनिक नीति के तहत सिविल का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। अपने नागरिक अधिकारियों को सिविल सैनिक अधिकारियों से अलग करने हेतु तो प्रशासनिक नीति के तहत एक सिविल का प्रयोग किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, सिविल सैनिक अधिकारियों को नागरिक अधिकारियों से अलग करने के लिए। अर्थात जो सिविल सेवा अधिकारी हैं उनको अलग करने के लिए जो प्रशासनिक नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चीज़ का प्रयोग किया, तो सिविल शब्द का प्रयोग किया। याद रखेंगे। 1871 ईस्वी में 3 भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता और रमेश चंद्र दत्त ने सिविल सेवा परीक्षा पास की। तो याद रखेंगे कि भारत की तरफ से 3 भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता और रमेश चंद्र दत्त ने एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा पास की। 1893 ईस्वी में लंदन और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। तो 1893 ईस्वी में लंदन में और उसके बाद भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद 1922 ईस्वी में पहली बार भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई, लंदन और इलाहाबाद में एक साथ। तो 1992 में भारत में पहली बार भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई। 1919 ईस्वी के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, तो उसके अंतर्गत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। याद रखेंगे। अब लोक सेवा से संबंधित कौन कौन से आयोग थे, तो चार्ल्स एचिंसन आयोग उस जो कि 1886 ईस्वी में था, किसके समय, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। उसके बाद इस्लिंगटन आयोग, वह 1902 ईस्वी में पारित हुआ, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। रॉयल आयोग 1924 में पारित हुआ, लॉर्ड रीडिंग के समय। उसके बाद ली आयोग 1924 में पारित हुआ, लॉर्ड ली उसके अध्यक्ष थे, और यह लॉर्ड रीडिंग के समय। तो यही ली आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लोक सेवा आयोग से संबंधित कई सारे आयोग भी क्या हुए, तो पारित हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत, जैसे कि चार्ल्स एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। इस्लिंगटन आयोग 1902 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड रॉयल आयोग 1924 में पारित हुआ, लॉर्ड रीडिंग के समय। ली आयोग 1924 में पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड ली थे, और इस समय गवर्नर कौन थे, वायसराय, तो लॉर्ड रीडिंग थे। याद रखेंगे कि हमने क्या देखा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को आधुनिकीकरण के रूप में स्थापित किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, तो सिविल सेवा को आधुनिकीकरण के रूप में स्थापित किया। 1793 ईस्वी में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, पर परीक्षा प्रणाली नहीं थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सिविल सेवा की शुरुआत की, उसमें परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। याद रखेंगे। तो ये तो था प्रशासनिक नीतियाँ। कुछ और फैक्ट है इस प्रशासनिक नीति के अंतर्गत कि वर्तमान में जो उपस्थित लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना
1919 के अधिनियम के तहत हुई। तो वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई ली आयोग के रूप में, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो सर रोज बराकर थे, और इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड इरविन थे। तो लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो सर रोज बराकर, याद रखेंगे। तो लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के रूप में 1 अक्टूबर 1926 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो सर रोज बराकर बने, और इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड इरविन थे। तो ये तो था हमारी प्रशासनिक नीतियाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजों की। उसके बाद पुलिस व्यवस्था कैसी थी? तो पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अंग्रेजों ने प्रशिक्षण, पदोन्नति एवं वरीयता के नियम की शुरुआत की। साथ ही वेतन वृद्धि और गुप्तचर विभाग की भी शुरुआत हुई। याद रखेंगे कि पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अंग्रेजों ने प्रशिक्षण, पदोन्नति और वरीयता के नियम की शुरुआत की। साथ ही वेतन वृद्धि और गुप्तचर विभाग की भी शुरुआत हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सभी जिलों में थाने खुलवाए और उसके लिए दारोगा की नियुक्ति की। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सभी जिलों में थाने खुलवाए और उसके लिए दारोगा की नियुक्ति की, तथा सभी जिलों को किसके अधीन कर दिया तो कलेक्टर के अधीन कर दिया, डीएम के अधीन कर दिया। अगस्त 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक भारतीय पुलिस आयोग का गठन हुआ, तथा इसी के सिफारिश पर 1903 ईस्वी में सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना हुई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगस्त 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था, और इसी के सिफारिश पर 1903 ईस्वी में सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना हुई, और ब्रिटेन से पहले भारत में पुलिस का आधुनिकीकरण हुआ। याद रखेंगे कि सीआईडी का गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। सीआईडी जो कि हमारा जो खुफिया विभाग होता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तो उसकी भी स्थापना हुई लॉर्ड कर्जन के समय। याद रखेंगे इसी सिविल सेवा बोर्ड के तहत। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेना व्यवस्था, कि अंग्रेजों की सेना व्यवस्था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना व्यवस्था कैसी थी। तो सेना अंग्रेजों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जो सेना था वह अंग्रेजों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। याद रखेंगे। तो पुलिस के बाद यह जो सेना था अंग्रेजों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। सेना ने भारतीय शक्ति को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना के बल पर ही भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सेना ने यूरोपीय व्यापारियों से ईस्ट इंडिया कंपनी की भी रक्षा की। तो यूरोपीय व्यापारियों से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की तो रक्षा की। आंतरिक खतरों से रक्षा के लिए भी सेना क्या था जरूरी था। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी सेना क्या था जरूरी था। सेना का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एशिया तथा अफ्रीका के विशाल साम्राज्य की रक्षा करना था। तो अंग्रेजों की सेना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था एशिया और अफ्रीका के विशाल साम्राज्य की रक्षा करना था। याद रखेंगे कि मेजर रैट्रिजल लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेजर रैट्रियल लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक कहा जाता है, जिसने 1708 ईस्वी में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी का निर्माण किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर रैट्रियल लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक कहा जाता है, और इसी ने 1708 ईस्वी में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी का निर्माण किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में लगभग 3,11,400 आर्मी सैनिक थे, जिसमें से कि 2,65,900 कौन थे तो भारतीय थे, जबकि मात्र 45,500 ब्रिटिश सैनिक थे।
तो याद रखेंगे कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में लगभग 3,11,400 सैनिक थे, जिसमें से कि 2,65,900 भारतीय थे और 45,500 ब्रिटिश सैनिक थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बंगाल में अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना हो गया? तो 1:2 हो गया। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेज थे वे 1 हो गए और भारतीय सैनिकों का अनुपात 2 हो गया। पंजाब में कितना था? तो 1:3 था। मद्रास में 1:5 था और बम्बई में 1:5। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये आंदोलन चला 1857 के विद्रोह में तो बंगाल में ही था, इसीलिए वहाँ पे अंग्रेजी सैनिकों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी गई और भारतीयों की सैनिकों की संख्या कम रही, तो 1:2। अब चूंकि मद्रास और बम्बई में यह जो 1857 का विद्रोह था वो कम हुआ, इसीलिए वहाँ पे सैनिकों की संख्या, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या कम रखनी पड़ी। भारतीय सेना 2 प्रकार के थे, एक लड़ाकू और दूसरा गैर लड़ाकू, जिसमें से कि सिख, गोरखा और पठान लड़ाकू थे, जबकि अवध, बिहार और संयुक्त प्रांत के सेना गैर लड़ाकू थे। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सेना की उस समय 2 प्रकार थे अंग्रेजों की, एक जो लड़ाकू था सैनिक था और दूसरा गैर लड़ाकू था। तो लड़ाकू के अंतर्गत में सिख, गोरखा और पठान थे, जबकि अवध, बिहार और संयुक्त प्रांत के सेना लड़ाकू नहीं थे, गैर लड़ाकू थे। सैन्य व्यवस्था से बहुत सारे संबंधित आयोग, तो सैन्य व्यवस्था से कौन कौन से संबंधित आयोग था? तो एक पील आयोग का गठन किया गया 1860 ईस्वी में। उस समय के वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। इस्लर आयोग का गठन किया गया 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। उसके बाद स्फिन आयोग 1925 ईस्वी में, स्फिन आयोग 1925 ईस्वी में लॉर्ड रेडिंग उस समय वायसराय था। गैरन आयोग 1932 ईस्वी में उस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। उसके बाद चैटफील्ड आयोग 1939 ईस्वी में, उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। याद रखेंगे कि सैन्य व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से आयोग था? पील आयोग 1860 ईस्वी में, उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। एस्लर आयोग 1920 ईस्वी में, वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। स्फिन आयोग 1925 ईस्वी में, वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। गैरन आयोग 1932 ईस्वी में, वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। चैटफील्ड आयोग 1939 ईस्वी में, वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में द इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई, जिसमें राजवंशों और प्रतिष्ठित जागीरदारों को भारतीय सैनिकों को शिक्षा दी जाती थी। तो 1901 ईस्वी में द इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना हुई, जिसमें राजवंशों और प्रतिष्ठित जागीरदारों के भारतीयों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इम्पॉर्टेंट है कौन? द इम्पीरियल कैडेट कोर। इसमें जो राजवंश होते थे और जो प्रतिष्ठित जागीरदार होते थे उन्हीं को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। 1902 ईस्वी में लॉर्ड किचनर भारतीय सेना का सेनापति बनकर आया, जिसने कई सुधार किए और सेना में भर्ती के लिए अब टेस्ट होने लगा, जिसे किचनर टेस्ट कहा गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे 1902 ईस्वी में लॉर्ड किचनर भारतीय सेना का सेनापति बनकर आया और उसने बहुत सारे सुधार किए और सेना में भर्ती के लिए अब जांच परीक्षा होने लगी, टेस्ट होने लगा, जिसे किचनर टेस्ट कहा गया। 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समूचे इलाके को 400 मील के वर्गों में बांट दिया था और पुलिस स्टेशन की स्थापना की थी। साथ ही दारोगा एवं पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी की भी नियुक्ति की। याद रखेंगे कि 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार के लिए समूचे इलाके को 400 मील के वर्गों में बांट दिया और पुलिस स्टेशन की स्थापना की। साथ ही दारोगा और पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी की नियुक्ति की। याद रखेंगे। इसके बाद न्याय व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। तो न्याय व्यवस्था कैसा था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो न्याय व्यवस्था देखते हैं कि भारतीय न्याय के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भारतीय न्याय के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे।
वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ब्रिटिश न्याय प्रणाली की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, हमने इसे पढ़ा भी है कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तथा इसके प्रथम न्यायाधीश कौन बने? तो एलिसा इम्पे। तो एलिसा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी तथा फौजदारी नामक दो अदालतों की स्थापना की। याद रखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी और फौजदारी नामक दो अदालतों की स्थापना की। दीवानी अदालत के 6 हिस्से थे, जिसमें प्रिवी काउंसिल, सदर दीवानी अदालत, प्रांतीय अदालत, जिला अदालत, रजिस्ट्रार और मुंसिफ आते थे। तो दीवानी अदालत के कितने हिस्से थे? 6 हिस्से थे, जिसमें प्रिवी काउंसिल, सदर दीवानी अदालत, प्रांतीय अदालत, जिला अदालत, रजिस्ट्रार और मुंसिफ आते थे। सबसे बड़ा जो प्रिवी काउंसिल था उसका मुख्यालय लंदन में था और यह वहीं स्थापित होता था जहां मुकदमा 5000 से ऊपर होता था। तो सबसे बड़ा जो अदालत था वह प्रिवी काउंसिल था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो लंदन में, और यह वहीं स्थापित होता था जहां मुकदमा कितने से? तो 5000 रुपये से ऊपर था। याद रखेंगे। सबसे बड़ा प्रिवी काउंसिल के नीचे कौन आता था? तो सदर दीवानी अदालत आता था, जिसका प्रमुख कौन होता था? इसके प्रमुख काउंसिल का गवर्नर जनरल होता था। याद रखेंगे, काउंसिल का गवर्नर जनरल। तो प्रिवी काउंसिल के नीचे सदर दीवानी अदालत होती थी, जिसका प्रमुख काउंसिल का गवर्नर जनरल होता था। सदर दीवानी अदालत के नीचे प्रांतीय अदालतें होती थी और यह वहीं स्थापित किया जाता था जहां की मुकदमा 1000 से 5000 तक होती थी। और प्रांतीय अदालतें मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका और कोलकाता में थी, जिसके न्यायाधीश कौन होते थे? तो अंग्रेज होते थे। तो इम्पोर्टेंट है कि जो सदर दीवानी अदालत होती थी उसके नीचे प्रांतीय अदालतें होती थीं और इनकी स्थापना वहीं पर की जाती थी जहां का मुकदमा 1000 से लेकर 5000 तक आता था। और ये प्रांतीय अदालतें कहाँ कहाँ पर थी? तो मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका और कोलकाता में। और इसके न्यायाधीश कौन होते थे? तो केवल अंग्रेज होते थे। प्रांतीय अदालत के नीचे रजिस्ट्रार होता था। प्रांतीय अदालत के नीचे रजिस्ट्रार होता था, जिसका मुख्य न्यायाधीश ब्रिटिश होते थे और ये 50 से लेकर 200 तक के मुकदमे देखते थे। तो प्रांतीय अदालत के नीचे रजिस्ट्रार होता था, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे? तो ब्रिटिश ही होते थे और ये 50 से 200 तक मुकदमे इनमें आते थे। और जो सबसे निचला अदालत था वह मुंसिफ अदालत था। सबसे निचला अदालत कौन था? मुंसिफ, जिसके न्यायाधीश भारतीय होते थे और वे मात्र 50 रुपया का मुकदमा देखते थे। तो जो सबसे निचले के अदालत होते थे वे मुंसिफ अदालत होती थी, जिसके जो न्यायाधीश होते थे वे भारतीय होते थे और वे मात्र 50 रुपया का मुकदमा देखते थे। जिला अदालत में हिंदू तथा मुसलमानों की मदद से न्याय होता था। तो जो जिला अदालत होता था वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की मदद से न्याय होता था। याद रखेंगे। अब देखिए, जो फौजदारी अदालतें थीं वे 3 प्रकार की होती थीं। फौजदारी अदालतें 3 प्रकार की होती थी, जिसमें सबसे ऊपर होता था सदर निजामत। सबसे ऊपर कौन होता था? सदर निजामत। उसके नीचे मजिस्ट्रेट का अदालत होता था और सबसे नीचे सर्किल अदालत। तो फौजदारी अदालतें 3 प्रकार की होती थी, जिसमें सबसे ऊपर सदर निजामत अदालत होता था, उसके नीचे मजिस्ट्रेट का अदालत था और सबसे नीचे सर्किल अदालत। 1861 ईस्वी में सदर निजामत अदालत और मजिस्ट्रेट की अदालत को मिलाकर कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो 1861 ईस्वी में सदर निजामत अदालत और मजिस्ट्रेट की अदालत को मिलाकर कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं।
1861 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय तथा 1875 ईस्वी में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है। तो 1861 ईस्वी में आगरा में और उसके बाद 1875 ईस्वी में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। याद रखेंगे, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये तो था हमारा न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि का। इम्पोर्टेंट है। तो सहायक संधि के बारे में हम लोग देखें, हालांकि ये चीज़ें हम लोग देख भी चुके हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड बेलेजली ने। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह पूछा जाता है कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड बेलेजली ने की। इम्पोर्टेंट है। सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर था 1799 ईस्वी में। तंजौर था 1799 ईस्वी में। उसके बाद अवध था 1801 ईस्वी में। उसके बाद पेशवा था 1802 ईस्वी में। उसके बाद भोंसले था 1803 ईस्वी में। और अंत में सिंधिया बना 1804 ईस्वी में। तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, हैदराबाद 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर बना 1799 ईस्वी में। उसके बाद तंजौर बना 1799 ईस्वी में। उसके बाद अवध बना 1801 ईस्वी में। उसके बाद पेशवा बना 1802 ईस्वी में। भोंसले बना 1803 ईस्वी में। और अंत में सिंधिया 1804 ईस्वी में। सहायक संधि के अनुसार क्या तय किया गया, यह तय था कि देशी राज्यों को ब्रिटिश सुरक्षा देंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च कौन उठाएगा, तो राज्य उठाएगा। तो सहायक संधि में एक बात तय था कि जो देशी राज्य थे उनको ब्रिटिश सुरक्षा देंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च कौन उठाएगा, तो राज्य उठाएगा। याद रखेंगे, ब्रिटिश जो विदेशी नीति थी वह अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। तो इस सहायक संधि में ब्रिटिश जो विदेश नीति थी किसके अंतर्गत था, तो अंग्रेजों के अंतर्गत था। और जो ब्रिटिश जो अंग्रेजी जो हमारे भारतीय साम्राज्य थे, जो राजशाही थे, जो देशी राज्य थे, वह उनकी रक्षा का जिम्मा कौन उठाए थे, अंग्रेज। और वहाँ पर अपनी सेना रखे थे और उन सेना का खर्च और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का खर्च कौन देता था, तो वो देशी राज्य देते थे। और विदेश नीति अंग्रेजों ने अपने अधीन रखा था। देशी राज्य अंग्रेजों के आज्ञा के बिना किसी शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। तो यह भी उसमें निर्धारित था सहायक संधि में कि जो देशी राज्य थे वे अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी शत्रु राज्य को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा कि जो देशी राज्य थे उनके शासन में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया। किस लिए, कि वो देखने के लिए कहीं जो देशी राज्य हैं वे षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। उसके बाद आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जब ये इतनी सारी व्यवस्था कर हो गई तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि चलिए अगर आप इतनी सुविधा देते हैं तो उसके बाद आपके राज्यों में हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो अंग्रेज क्या करते थे, देशी राज्यों पर हस्तक्षेप नहीं करते थे उनके आंतरिक मामलों में, क्योंकि विदेश नीति तो उनके पास ही थी। और साथ ही साथ उनके साम्राज्य के अंदर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी रखा गया था। और उसका सारा खर्च कौन वहन करते थे, तो देशी राज्य वहन करते थे। यही सहायक संधि के अंतर्गत में। सहायक संधि को लागू करने के पीछे नेपोलियन के आक्रमण का भय था। तो सहायक संधि को लागू करने के पीछे किसका आक्रमण का भय था, नेपोलियन का। तो इस प्रकार जो देशी राज्य थे उनको भी नेपोलियन से सुरक्षा मिल गई और अंग्रेजी राज्य को अपनी साम्राज्य विस्तार का भी मौका मिल गया। सहायक संधि की सबसे पहले शुरुआत कौन किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन वह संधि के रूप में नहीं था। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, तीसरा गवर्नर था फ्रांसीसियों का। तो उसी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन संधि के रूप में उसने यह काम नहीं किया था। जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर ने भी सहायक संधि को अपनाया था। तो जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर ने भी सहायक संधि को अपनाया था। याद रखेंगे, सहायक संधि का ही मतलब ही होता है कि आप सहायता कीजिए, आप मुझे क्या कीजिए, संरक्षण दीजिए और मैं आपको सहायता करूंगा। यही था सहायक संधि। याद रखेंगे।
इसके बाद लॉर्ड जो डलहौजी था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था हड़प की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करने वाला अर्थात हड़प की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प की नीति को लागू किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प की नीति को व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये व्यापकगत सिद्धांत कहा जाता है हड़प की नीति को। यह नीति सहायक संधि वाले राज्यों पर ही लागू था। याद रखेंगे, यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसी राज्य पर लागू था जिसे सहायक संधि के अंतर्गत कब्जा किया गया था। तो यह जो व्यापकगत का सिद्धांत था सहायक संधि वाले राज्यों पर ही लागू था। इस नीति के तहत अंग्रेज उस राज्य का विलय कर लेते थे जिनके पास योग्य उत्तराधिकारी नहीं होते थे, अर्थात गोद लेने की प्रथा को इसने क्या किया? तो समाप्त कर दिया। तो जिस राजा के अपने बच्चे नहीं होते थे तो अपना वंश चलाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसी दूसरे बच्चे को गोद लेते थे। तो जो इसे दत्तक पुत्र कहा जाता था और इसके बाद उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे राज्यों पर क्या किया? तो कब्जा करके अपने अधीन करना शुरू कर दिया। याद रखेंगे। और इस प्रकार गोद लेने की जो प्रथा थी वह समाप्त हो गई। गोद लेने की प्रथा के अनुसार दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, जिसे डलहौजी ने समाप्त कर दिया। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो गोद लेने की प्रथा के अनुसार दत्तक पुत्र को गोद लिया जाता था और उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता था, और डलहौजी ने इस प्रथा को क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया। हड़प की नीति के तहत सबसे पहले सतारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी में उसे विलय किया गया। उसके बाद जैतपुर 1849 ईस्वी में, संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, अवध 1856 ईस्वी में, इन सभी इलाकों को अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। तो हड़प की नीति का तहत सबसे पहला शिकार कौन हुआ? सतारा हुआ। कब? 1848 ईस्वी में। तो 1848 ईस्वी में हड़प की नीति के अंतर्गत सबसे पहले जो राज्यों में विलय किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो वह राज्य था सतारा। उसके बाद जैतपुर 1849 ईस्वी में, संभलपुर 1849 ईस्वी में, उसके बाद बघाट 1850 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1856 ईस्वी में अवध को विलय कर लिया गया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया कि आपका शासन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है इसका शासन चलाएंगे। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरस के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो किस रिपोर्ट के आधार पर अवध को अपने में मिलाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो आउटरस के रिपोर्ट के आधार पर। कब? 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरस के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध पहला राज्य था जिसने अंग्रेजी सेना की सहायता स्वीकार की थी 1765 ईस्वी में। तो अवध वैसा पहला राज्य था इसने अंग्रेजी सेना की सहायता स्वीकार की थी 1765 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन कौन सी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ थी, आर्थिक नीतियाँ थीं? याद रखेंगे आर्थिक नीतियाँ। तो याद रखेंगे कि एक आर्थिक नीतियाँ कौन कौन थी? उपनिवेशवाद की नीति और इसके आर्थिक नीतियाँ, इसके गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ थीं वह मुख्यतः उपनिवेशवाद पर आधारित था। और इसके कौन कौन से गुण थे? तो एक विकसित राष्ट्र के द्वारा एक अल्प विकसित देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। तो इसमें एक विकसित राष्ट्र के द्वारा अल्प विकसित देश की आर्थिक, राजनीतिक
और सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। आरपी दत्ता ने अपनी मैगजीन इंडिया टुडे में, आरपी दत्ता तो हमने बताया था कि इंडिया टुडे किसने लिखा है, तो आरपी दत्ता ने अपनी मैगजीन इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। तो आरपी दत्ता ने अपनी मैगजीन इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। पहला है व्यापारिक पूंजी। पहला क्या है, तो व्यापारिक पूंजी, मर्चेंट कैपिटल, जो 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू था। तो व्यापारिक पूंजी जो 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक लागू था, इसे मर्चेंट कैपिटल कहा जाता है। कहाँ पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद औद्योगिक पूंजी अर्थात इंडस्ट्रियल कैपिटल। तो औद्योगिक पूंजी या इंडस्ट्रियल कैपिटल कब? 1813 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। उसके बाद वित्तीय पूंजी अर्थात फिनेंशियल कैपिटल 1860 से 1947 ईस्वी। तो ब्रिटिश वित्तीय पूंजी अर्थात फाइनेंशियल कैपिटल 1860 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। अब हम लोग देखते हैं इस व्यापारिक पूंजी का काल। तो व्यापारिक पूंजी का जो काल था वह 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक बांट दिया गया है। तो 1757 से 1813 ईस्वी तक इसे व्यापारिक पूंजी का काल कहा जाता है। इसमें भारत में व्यापार पर एकाधिकार का संभावित प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना व्यापारिक पूंजी कहा जाता है। तो भारत के व्यापार पर एकाधिकार कर संभावित एक अधिकार करके संभावित प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक पूंजी कहा जाता है। व्यापारिक पूंजी में कम से कम मूल्यों पर वस्तु को खरीद कर उसे यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचा जाता था। तो व्यापारिक पूंजी के अंतर्गत क्या किया जाता था कि कम से कम दाम पर भारतीय वस्तुएं खरीद ली जाती थी और उसके बाद ब्रिटेन में उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा पर, बहुत ज़्यादा दाम पर बेच दिया जाता था। राजस्व पर नियंत्रण स्थापित करके राजस्व प्राप्त किया जाता था। तो राजस्व पर नियंत्रण स्थापित करके राजस्व को प्राप्त किया जाता था। निवेश के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जाता था। तो जो निवेश होता था उसी के माध्यम से लाभ को प्राप्त किया जाता था। पार्शियल स्पीयर ने व्यापारिक पूंजी के चरण को खुली एवं बेशर्म लूट का काल कह दिया है। तो इम्पोर्टेंट है कि पार्शियल स्पीयर ने व्यापारिक पूंजी के चरण को खुली एवं बेशर्म लूट का काल कहा है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं औद्योगिक नीतियाँ। तो औद्योगिक नीतियाँ क्या थी? 1813 से 1860 ईस्वी तक। तो 1813 से लेकर 1860 ईस्वी तक यह औद्योगिक नीतियाँ थी। याद रखेंगे अंग्रेजों ने औद्योगिक नीतियाँ क्या क्या अपनाया। तो इस समय इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई। तो याद रखेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए यहाँ औद्योगिक क्या किया? औद्योगिक नीतियों को प्रारंभ किया गया। इसमें कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी तो दूसरी तरफ विशाल भंडार की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के प्रति अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की नीति को लागू की। याद रखेंगे मुक्त व्यापार की नीति का मतलब होता है कि अब अंग्रेज फ्री ट्रेड करने लगे। इन पर कोई तरह का टैक्स नहीं लगने लगा, कोई तरह का पाबंदी नहीं था। तो कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी तो दूसरी तरफ विशाल बाजार की आवश्यकता थी, क्योंकि कच्चे माल को बेचने के लिए बाजार की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो विशाल बाजार की आवश्यकता थी। इसका परिणाम क्या हुआ? तो भारत के प्रति अंग्रेजों ने एक मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर दिया। इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा प्रत्येक अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब जो व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसी दौरान क्या कर दिया गया? तो उसे समाप्त करके प्रत्येक अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया कि अब भारत में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि प्रत्येक अंग्रेज भारत में व्यापार करेंगे। अब भारत को कच्चे माल का आयातक तथा निर्मित वस्तुओं का निर्यातक बना दिया गया। तो अब जो भारत है उसे कच्चे माल का आयातक बना दिया गया, अर्थात भारत कच्चे माल का क्या था? तो कच्चे माल का मुख्य स्रोत था उसे ही आयातक बना दिया गया, खरीदने वाला बना दिया गया। और जो निर्मित वस्तुएं थे उसका क्या बना दिया गया?
तो निर्यातक बना दिया गया। भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अब डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन हो गया। अब अंग्रेज क्या करने लगे, तो सीधे तौर पर भारतीयों पर अब उन्होंने शिकंजा कस दिया। तो भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई गई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं वित्तीय पूंजी की नीति। तो वित्तीय पूंजी की नीति क्या थी अंग्रेजों की, तो भारत में अतिरिक्त पूंजी निवेश किए गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अतिरिक्त पूंजी का क्या किया गया, तो निवेश किया गया। ब्रिटिश इस्पात उद्योग के तैयार माल का भी भारत में निवेश किया गया। तो ब्रिटेन में जो इस्पात उद्योग से सामानों की निर्माण होती थी, तो उसे भारत में भी निवेश किया गया। इस समय रेलवे में निवेश किए गए क्योंकि निवेश करने के लिए रेलवे एक बेहतर विकल्प था। तो इस समय रेलवे में बहुत ज़्यादा निवेश किया गया, क्योंकि रेलवे जो था वह इस्पात के निवेश के लिए सबसे बेहतर विकल्प था। ब्रिटिश इस्पात उद्योग के तैयार माल के लिए भारत बेहतर विकल्प था, क्योंकि यहाँ से कच्चा इस्पात ले जाते थे अंग्रेज और ब्रिटेन में ले जाकर उसे सामग्री बनाकर यहाँ पे औने पौने दाम पर बेचते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उद्योग के तैयार माल के लिए भारत क्या था, तो एक बेहतर विकल्प था। कच्चे माल को गांवों से बंदरगाहों तक लाने और तैयार माल को गांवों तक पहुंचाने में बेहतर विकल्प प्राप्त हो गया था। तो याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो पूंजी के विकास से कच्चे माल को गांवों से बंदरगाहों तक लाने में और उसके बाद तैयार माल को गांवों तक पहुंचाने में एक बेहतर विकल्प तैयार हो गया था। सैनिकों के आवाजाही को आसान बना दिया गया और इसके लिए भी वित्तीय पूंजी की जरूरत पड़ती थी। तो सैनिकों के आवाजाही को भी आसान बना दिया गया और इसके लिए भी क्या चीज़ की आवश्यकता थी, तो वित्तीय पूंजी की जरूरत थी। राजनीतिक नियंत्रण को भी आसान बनाने के लिए पूंजी का निवेश हुआ। तो राजनीतिक नियंत्रण को आसान बनाने के लिए पूंजी का क्या बना, तो निवेश किया गया, इंपॉर्टेंट है ये तो था हमारा वित्तीय पूंजी की नीति है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सामाजिक नीतियाँ क्या थी, तो यह सामाजिक नीतियाँ 1757 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक ही था। अच्छा रहा, क्योंकि इसके बाद तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, तो एक शासक की तरह शासन करने लगा। तो सामाजिक नीतियाँ अंग्रेजों की क्या हो गई, तो काफ़ी सख्त हो गई भारतीयों के प्रति। 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि वे अभी अपने व्यापारिक स्थिति की शुरुआत ही कर रहे थे। तो 1757 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक उन अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अहस्तक्षेप की नीतियाँ अपनाई, अर्थात उन्होंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे तो अभी क्या कर रहे थे, तो अभी अपने व्यापारिक स्थिति की शुरुआत ही कर रहे थे। 1757 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक अंग्रेजों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों के विरुद्ध था। तो 1757 से 1813 ईस्वी तक अंग्रेजों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ सकता था, अर्थात लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों के विरुद्ध था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा साहित्य को श्रेष्ठ मानता था, जैसे कि विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और भगवत गीता का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवादक किया था। उसके बाद जोनाथन डंकन, जिसने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वर्ग था जो भारतीय शिक्षा साहित्य को श्रेष्ठ मानता था, जैसे कि विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी का जनक था। उसके बाद भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवादक उसके बाद जोनाथन डंकन, जिसने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1813 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अर्थात वे डायरेक्ट अब भारतीयों पर क्या करने लगे, तो हस्तक्षेप करने लगे, जिसमें 2 औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के कारखानों में बने सामान को बेचने की जरूरत पड़ी। तो याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के कारखानों में बने
सामान को बेचने की जरूरत पड़ गई। याद रखेंगे, बैथम तथा नील नामक दो विचारकों ने, इंपॉर्टेंट है कि बैथम तथा नील नामक दो अंग्रेज विचारकों ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को लागू किया। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत को किसने लागू किया? तो बैथम और नील नामक दो अंग्रेजी विचारकों ने, जिसके अनुसार इन विचारकों का मानना था कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, अधिकतम लोग होंगे तो उनको अधिकतम सुख की जरूरत पड़ेगी। तो बैथम तथा नील नाम के दो विचारकों ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को लागू किया, जिसके अनुसार इन विचारकों का क्या मानना था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। भारतीयों पर विचारात्मक प्रभुत्व को पाने के लिए, भारतीयों पर विचारात्मक प्रभुत्व को पाने के लिए भी अंग्रेजों ने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई। याद रखेंगे, भारतीयों पर विचारात्मक प्रभुत्व को अंग्रेज व्हाइट मैन्स बर्डन कहते थे, अर्थात वे कहते थे कि असभ्य और जंगली मानव को सभ्य बनाएंगे। इम्पॉर्टेंट है कि भारतीयों पर विचारात्मक प्रभुत्व को अंग्रेज क्या कहते थे? तो व्हाइट मैन्स बर्डन कहते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन का मतलब है असभ्य और जंगली मानव को हम लोग क्या करेंगे? तो सभ्य बनाएंगे। याद रखेंगे, अंग्रेज सामाजिक डार्विनवाद को स्थापित करना चाहते थे और गोरे लोगों की काले लोगों पर प्रजातीय श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए भी अंग्रेजों ने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो जो अंग्रेज थे वे सामाजिक डार्विनवाद को स्थापित करना चाहते थे और गोरे लोगों को काले लोगों पर प्रजातीय श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए भी अंग्रेजों ने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अर्थात अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे क्योंककि वे गोरे थे और भारतीयों को वह क्या मानते थे? तो हीन मानते थे क्योंकि भारतीय काले होते थे। 1858 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक, तो 1858 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। तो 1858 से लेकर 1885 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जो विरासत थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1857 का विद्रोह हुआ था और इसी कारण इस समय के बीच अंग्रेजों ने निष्क्रिय दृष्टिकोण को अपनाया। अर्थात 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ एक क्या किया? तो एक वैसा दृष्टिकोण को अपनाया जिसमें से निष्क्रिय दृष्टिकोण था। याद रखेंगे, निष्क्रिय दृष्टिकोण था। 1885 के ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में हस्तक्षेप किया। तो 1885 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में क्या किया? तो हस्तक्षेप किया। 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को क्या किया? तो समाप्त किया। तो 1829 ईस्वी में 17वें अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने, खास करके कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया? तो सती प्रथा को समाप्त किया। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी की 5वें अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने दास प्रथा को समाप्त किया। तो इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड एलियन बेरो 1843 ईस्वी में कौन था? लॉर्ड एलियन बेरो, जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 1843 ईस्वी की 5वें अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने दास प्रथा को क्या किया? तो समाप्त किया। 1850 ईस्वी के अधिनियम के तहत धार्मिक अयोग्यता को अंग्रेजों ने मान्यता दे दी। तो 1850 ईस्वी के अधिनियम के तहत धार्मिक अयोग्यता को अंग्रेजों ने क्या किया? तो अयोग्य करार दे दिया। याद रखेंगे, अयोग्य करार दे दिया धार्मिक योग्यता को। 1858 ईस्वी के 15वीं अधिनियम से 1856 ईस्वी के 15वीं अधिनियम से अंग्रेजों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। याद रखेंगे, तो हम लोगों ने देखा भी था कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का नियम लागू हुआ था, लेकिन इसी 1858 से 1860 ईस्वी के अंतर्गत, तो 1856 ईस्वी के 15वीं अधिनियम से अंग्रेजों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को
लागू किया। 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने सिविल विवाह अधिनियम अर्थात नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया, जिसके तहत बहु विवाह प्रथा को क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया तथा लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु को न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है। तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने सिविल विवाह अधिनियम अर्थात नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया। इसके तहत बहु विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया, अर्थात एक जो स्त्री होती थी उसकी कई सारी शादी होती थी, तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और लड़कों के विवाह के लिए जो उम्र थी 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया और लड़कियों के लिए जो उम्र थी वह 14 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होने लगी, तो 12 वर्ष। याद रखेंगे 14 वर्ष नहीं 12 वर्ष। और बाल गंगाधर तिलक ने इसका खासा क्या किया, तो विरोध किया। तो लड़कों की आयु 14 वर्ष 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 12 वर्ष, काफ़ी गैप हो गया। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने इसका खासा विरोध किया था। 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हरविलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम का गठन हुआ, जिसके तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष एक बार फिर से निर्धारित कर दी गई। तो याद रखेंगे कि 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हरविलास शारदा ने जिन्होंने शारदा अधिनियम की स्थापना की थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हरविलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत लड़कों की आयु का 18 वर्ष रखा गया और लड़कियों की आयु को 18 वर्ष जो 14 वर्ष जो पहले सीमित था उसे एक बार फिर से निर्धारित कर दिया। याद रखेंगे। तो ये तो था अंग्रेज़ों की नीतियाँ। सभी नीतियों को हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन, तो ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, भू राजस्व, सामाजिक नीतियाँ, सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कौन, तो अब हम लोग आते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जिसकी रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जाता है धन के निष्कासन से संबंधित कि धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो 1756 ईस्वी से 1812 ईस्वी का काल था, इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन के निष्कासन का सिद्धांत के समय कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को इंग्लैंड की ओर से एक ऐसा प्रवाह जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसे धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को इंग्लैंड में भेज दिया जाता था और उसके बदले में इंग्लैंड से भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इसे ही धन का निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता था। तो धन का निष्कासन क्या था कि भारत की राष्ट्रीय जो संपत्ति होती थी उसे इंग्लैंड में भेज दिया जाता था, प्रवाह कर दिया जाता था और इसके बदले में भारत को कुछ भी हासिल नहीं होता था, और इसे ही धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। धन के निष्कासन के सिद्धांत की सबसे पहले बात किसने कही थी, तो राजाराम मोहन राय ने। तो धन के निष्कासन की सबसे पहले बात किसने कही थी, तो राजाराम मोहन राय ने की थी 1831 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेज़ों के समय यह 1756 से 1812 ईस्वी में यह हो चुका था लागू। 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के माध्यम से एक आर्टिकल की शुरुआत की, जिसका नाम था भारत का अंग्रेजी कर्ज, इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन के निष्कासन की सबसे पहले बात किसने की, तो राजाराम मोहन राय ने 1831 ईस्वी में, और 1867 ईस्वी में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी के इंडियन एसोसिएशन लंदन के माध्यम से एक आर्टिकल की शुरुआत की जिसका नाम था भारत का अंग्रेजी कर्ज। याद रखेंगे, भारत का अंग्रेजी कर्ज।
1872 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया लिखा, जिसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1872 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक का नाम है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, जिसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन है। 1862 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में आया है कि किसने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत इसे कहा जाता है। 1862 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लिखा। और इससे भी पहले और इसके बाद एक किताब लिखा था, कौन? दादा भाई नौरोजी ने इसी धन के निष्कासन के सिद्धांत पर, जिसका नाम था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, 1872 ईस्वी में, जिसमें भी धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन है। 1871 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के ऊपर ऑन द कॉमर्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा। तो 1871 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इस धन के निष्कासन के ऊपर एक और किताब का वर्णन किया, जिस किताब का नाम था ऑन द कॉमर्स इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स इन इंडिया। 1872 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय व्यापार एवं उद्योग पर एक व्याख्यान में कहा कि 1/3 भारतीय पूंजी ब्रिटेन जा रहा है, और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी में लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महादेव गोविंद रानाडे ने भी इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत पर एक किताब लिखा था। भारतीय व्यापार एवं उद्योग पर एक व्याख्यान में क्या कहा कि 1/3 भारतीय पूंजी ब्रिटेन जा रहा है, और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी में लिखी। याद रखेंगे, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी किसने लिखी? तो महादेव गोविंद रानाडे। 1901 ईस्वी में, यह भी कई बार पूछा गया है, 1901 ईस्वी में आर.सी. दत्ता ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 ईस्वी में यही सबसे अंतिम किताब था इस धन के निष्कासन के सिद्धांत पर। तो आर.सी. दत्ता ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी 1901 ईस्वी में, जो कि धन के निष्कासन पर सबसे अंतिम किताब था। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर चर्चा किया। तो 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर चर्चा किया था। अन्य विद्वानों में प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जी.वी. जोशी, मदन मोहन मालवीय, डी.वी. वाचा, उसके बाद जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भोलानाथ चंद्र, इन सभी ने भी धन के निष्कासन के सिद्धांत पर चर्चा किया। तो याद रखेंगे, अन्य विद्वानों में प्रफुल्ल चंद्र राय, जी.वी. जोशी, मदन मोहन मालवीय, डी.वी. वाचा, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भोलानाथ चंद्र, इन सभी ने भी धन के निष्कासन पर चर्चा किया। अमृत बाजार पत्रिका, जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी धन के निष्कासन के सिद्धांत की चर्चा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका में धन के निष्कासन के सिद्धांत पर चर्चा है, जिसकी स्थापना किसने लिखा था? तो शिशिर कुमार घोष ने। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में रहीमतुल्ला सियानी थे, जिसके अध्यक्ष, उसमें भी यह धन के सिद्धांत की चर्चा है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी धन के निष्कासन की चर्चा है, याद रखेंगे। और कांग्रेस का जो 1896 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी ने की थी, तो उसमें भी यह धन के निष्कासन की क्या किया गया? तो चर्चा किया गया। एक चीज़ याद रखेंगे कि इस दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये तो था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सफ़र, यहाँ पे होता है समाप्त। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ जो फैक्ट बचे हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। जो कुछ फैक्ट बचे हैं थोड़े थोड़े, उसे हम लोग इकट्ठा करके सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। और एक वीडियो में इसके बाद यह जो भी बचे कुछ फैक्ट हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया समाप्त हो जाएगा। तो चलिए कमेंट करें और इस ज़रूर कमेंट करें कि आखिर यह जो सफ़र था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कैसा लगा। और मिलेंगे हम लोग अगले अदर सब्जेक्ट पर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।